अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब आज का लेक्चर देने से पहले मैं प्रीवियस लेक्चर को थोड़ा सा समराइज़ करूँगी। जो पिछला लेक्चर था उसके अंदर हमने वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था। ये पढ़ा था कि वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। उसके अंदर ये था कि वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट एक ऐसी डिस्प्लेसमेंट है जो पॉसिबल वेलोसिटी की डायरेक्शन में होती है और लाजमी नहीं है कि उसका मैग्नीट्यूड पॉसिबल वेलोसिटी के ही प्रोपोर्शनल हो, उसका कोई भी मैग्नीट्यूड हो सकता है। उसके बाद फिर हमने वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशंस पढ़ी थी कि जी वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट हो रही हो तो कौन सी इक्वेशंस जो हैं वो सेटिस्फाई होती हैं, उससे रिलेटेड हैं। फिर हमने वर्चुअल वर्क के बारे में पढ़ा कि अगर एक्टिंग फोर्सेस जो हैं उसकी वजह से कोई वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट हो तो वो उसकी वजह से जो भी वर्क होता है, यानी वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट का होना बजाते खुद एक वर्क है, उसको हम वर्चुअल वर्क कहते हैं। और उसके बाद हम इस बात पे आए थे कि वर्चुअल वर्क की इक्वेशन हमने निकाली थी और इक्वेशन हमने इस तरह से निकाली थी कि जी अगर कोई फोर्स ऑफ फ्रैक्शन ना हो और होलोनोमिक हमारे पास सिस्टम हो तो ऐसी सूरत में एक्टिंग फोर्सेस भी उस सिस्टम के ऊपर एक्ट कर रही हूँ तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में तब होगा अगर वर्चुअल वर्क ज़ीरो होगा। ये हमने लास्ट टाइम निकाला था, ये सारा काम किया था। अब हम वर्चुअल वर्क की एग्जांपल की तरफ आते हैं। एग्जांपल से ही स्टार्ट लेंगे। एग्जांपल है हमारे पास, प्रूव दैट द एक्टिंग फोर्स F अप्लाइड टू द पार्टिकल मूविंग ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द स्फीयर। हमने ये प्रूव करना है कि कोई भी एक्टिंग फोर्स F है वो एक पार्टिकल पे अप्लाई हो रही है और पार्टिकल भी कैसा है कि जो सरफेस ऑफ द स्फीयर पे मूव कर रहा है। यानी आप जहन में ले आए कि एक बॉल है, स्फीयर एक बॉल ही होता है ना, बॉल की तरह की शेप है। बॉल के ऊपर एक पार्टिकल है वो मूव कर रहा है और उसके ऊपर जो भी फोर्स एक्ट हो रही है, जो भी उसकी एक्टिंग फोर्सेस हैं, हमने ये प्रूव करना है कि वो उस बॉल के सेंटर से गुजर रही है, वो स्फीयर के सेंटर से गुजर रही है। अब हमें क्या पता है कि जी एक पार्टिकल जो भी इस सरफेस पे मूव कर रहा हो, स्फीयर ऑफ द सरफेस पे, स्फीयर के सरफेस पे मूव कर रहा हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बना रही हूँ स्फीयर। अब सबसे पहले तो हम स्फीयर बना लेते हैं। ये हमारा स्फीयर है। स्फीयर का रेडियस क्या है? हम अज्यूम कर रहे हैं कि स्फीयर का रेडियस है r। अगर r इस स्फीयर का रेडियस है तो इक्वेशन ऑफ द स्फीयर क्या होगी? आपको पता है स्फीयर जो है वो स्पेस में होता है, 3 डायमेंशनल चीज़। अगर 3 डायमेंशन है तो इसका मतलब ये है कि स्फीयर की इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन हमारे पास है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। और इस इक्वेशन को हम बतौर इक्वेशन ऑफ द कंस्ट्रेंट ले रहे हैं, वो इसलिए कि हम कहते हैं कि हमारा पार्टिकल यहाँ स्फीयर के सरफेस पे मूव कर रहा है। हमने पार्टिकल को एक कंस्ट्रेंट इक्वेशन दे दी कि वो इस स्फीयर के सरफेस पे ही मूव करेगा, वो इससे इधर उधर मूव नहीं करेगा। तो हमारे पास जो कंस्ट्रेंट इक्वेशन यहाँ से निकलेगी वो निकलेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। इस कंस्ट्रेंट इक्वेशन को हम फाई एक्स वाई जेड का नाम देते हैं। अब हम कहते हैं कि जो पार्टिकल है इसकी थोड़ी सी वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट जाहिर है इन द डायरेक्शन ऑफ द पॉसिबल वेलोसिटी ही होगी। अच्छा, अब अगर ये वर्चुअली डिस्प्लेस हो रहा है तो पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स क्या हो सकते हैं? पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं एक्स वाई जेड। ये 3 कोऑर्डिनेट्स हैं जिससे हम पार्टिकल को, उसकी पोजीशन को डिटरमिन कर सकते हैं। अब इसके अंदर वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकती है? x की वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा x, y की वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा y, z की वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा z है। ठीक है जी, हम कहते हैं कि ये पार्टिकल की वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है। अगर ये पार्टिकल की वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है और पार्टिकल का हमें पता है कि कंस्ट्रेंट फंक्शन क्या है, फाई है, तो हमें ये मालूम है कि कंस्ट्रेंट इक्वेशंस क्या होती हैं। वो हमने पढ़ा था कि वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के लिए कंस्ट्रेंट इक्वेशन थी समेशन i इक्वल टू 1 to n
पार्शियल फाई जे बाय पार्शियल एक्स एन इन partial xi into delta xi equal to 0 where j is the number of constraints। j जो था वो 1 से k तक था। ये अब हम कल वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंगली पढ़ चुके हैं कि वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल क्या होती है। अगर आपके पास फाई जे जो हैं वो कंस्ट्रेंट्स हैं, जे 1 से लेके k तक के कंस्ट्रेंट्स हैं और आपके पास n कोऑर्डिनेट्स हैं, तो आपकी वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट की जो इक्वेशंस बनती हैं वो पार्शियल फाई जे बाय पार्शियल एक्स आई डेल्टा एक्स आई के ऊपर समीशन लगा दें i इज इक्वल टू 1 to n इक्वल टू 0, वो बनती हैं। अब हमारे पास फाई जे कितने इक्वल एक ही है फाई, और हमारे पास कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, वो तो n कोऑर्डिनेट्स की बात थी। अब हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, फाई 1 फाई 2 और x1 x2 और x3। x1 हमारे पास x है, x2 हमारे पास इस वक्त y है और x3 हमारे पास इस वक्त z है। जब हम ये इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाती है पार्शियल फाई बाय पार्शियल एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस पार्शियल फाई बाय पार्शियल वाई इंटू डेल्टा वाई प्लस पार्शियल फाई बाय पार्शियल जेड इंटू डेल्टा जेड इक्वल टू 0। अब फाई तो हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0 वेयर आर इज सम कांस्टेंट। ठीक है जी, आर आपके पास है कांस्टेंट। क्यों? इसलिए कि स्फीयर बनेगा ही तब जब आर कांस्टेंट होगा। अब यहाँ से पार्शियल फाई बाय पार्शियल एक्स निकालेंगे हम, वो क्या आ जाएगा, इस फाई से अब हम जो चीज़ें हैं वो एक्सेस करेंगे। पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स जब हम निकालते हैं वो हमारे पास आ जाता है 2x। अब पार्शियल डेरिवेटिव कैसे लेते हैं? पार्शियल डेरिवेटिव जब लेते हैं तो ये याद रखें कि उसमें जिस कोऑर्डिनेट के हिसाब से आप डेरिवेटिव ले रहे हो सिर्फ आप उस कोऑर्डिनेट को एज वेरिएबल कोऑर्डिनेट अज्यूम करते हैं। उसके अलावा बाकी सारे जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं उनको हम बतौर कांस्टेंट डील करते हैं। ठीक है जी। अब फाई हमारे पास एक्स वाई जेड का फंक्शन है, आर हमारे पास कांस्टेंट है। फाई जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0 है। फाई के ऊपर आप फाई के डिफरेंशियल लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट को अब आपने सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट को एज वेरिएबल कोऑर्डिनेट कंसिडर करना है, बाकी वाई जेड को हम बतौर कांस्टेंट कंसिडर कर रहे हैं। तो पार्शियल फाई बाय पार्शियल एक्स 2x आ गया। इसी तरह जब हम दूसरा डेरिवेटिव लेंगे पार्शियल फाई बाय पार्शियल वाई, वो हमारे पास 2y आ जाएगा और इसी तरह पार्शियल फाई ओवर पार्शियल z हमारे पास आ जाएगा 2z। तो जब हम ये तीनों की तीनों वैल्यूज जो हैं इस इक्वेशन में पुट करेंगे, पार्शियल फाई बाय पार्शियल x इक्वल्स 2x, पार्शियल फाई बाय पार्शियल y 2y, पार्शियल फाई बाय पार्शियल z 2z, तो हमारे पास इक्वेशन जो आ जाएगी वो होगी, इक्वेशन यहाँ से हमारे पास बनती है 2x डेल्टा x प्लस 2y डेल्टा y प्लस 2z डेल्टा z इक्वल टू 0। इसमें से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाता है x डेल्टा x प्लस y डेल्टा y प्लस z डेल्टा z इक्वल टू 0। अच्छा, अब हमें मैथ्स का ये फॉर्मूला बताएं कि इफ़ a इंटू बी इज 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 0 दिस इम्प्लाइज डेट b इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब यहाँ से आप देख सकते हैं 2 इज नॉट इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि प्रोडक्ट का जो सेकंड फैक्टर है x डेल्टा x प्लस y डेल्टा y प्लस z डेल्टा z वो ही 0 है। जब ये 0 है तो यहाँ से आपके पास डेल्टा z डेल्टा x और डेल्टा y के दरमियान एक रिलेशनशिप बन रहा है। वो कैसे बन रहा है? आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे इस वाली इक्वेशन को, यहाँ से आप ला सकते हैं z डेल्टा z इक्वल टू माइनस एक्स डेल्टा x माइनस वाई डेल्टा y, और z से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास डेल्टा z जो है वो आएगा माइनस एक्स ओवर z डेल्टा x माइनस वाई ओवर z डेल्टा y। अभी हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि जी वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट हमने ली है, वहाँ से हमने सिर्फ z कोऑर्डिनेट की वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट देखी है। हमें इनफैक्ट वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल हमने ली है और हमने उसको इक्वेशन ऑफ वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट में सब्स्टिट्यूट किया है। हमारे पास सिर्फ एक ही इस किस्म की इक्वेशन निकल रही है। अब इस इक्वेशन में जब हमने वैल्यूज पुट की हैं तो हमारे पास डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और डेल्टा जेड में एक रिलेशनशिप आ गया है जो कि ये है, और यहाँ से हम
इनमें से किसी भी एक की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ द अदर टू निकाल सकते हैं। हम यहाँ से डेल्टा z की वैल्यू निकाल रहे हैं, वैसे आप चाहें तो आप डेल्टा x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, आप चाहें तो आप डेल्टा y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं मिसाल के तौर पे डेल्टा z की ही वैल्यू निकाल रही हूँ। डेल्टा z की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डेल्टा x और डेल्टा y हमारे पास आ गई। अच्छा, अब फोर्स हमारे पास है लेट एफ एक्स एफ वाई एफ जेड बी द एक्टिंग फोर्स ऑन द पार्टिकल। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो पार्टिकल है स्फीयर के ऊपर, इसके ऊपर फोर्स लग रही है। फोर्स जो है उसके तीन कंपोनेंट्स हैं, एफ एक्स एफ वाई एफ जेड। अब हमें ये पता है कि प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क क्या है। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क आपको यहाँ पे लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा है, डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू 1 to n एफ आई डेल्टा आर आई विच इज इक्वल्स टू 0। अब ये 0 कब होता है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा सा स्टडी किया था कि जब हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो तो एक्टिंग फोर्सेस का जो भी वर्चुअल वर्क है वो 0 होगा। इस वक्त हमारा सिस्टम जो है ये स्फीयर वाला, ये इक्विलिब्रियम में। जब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब ये है कि वर्चुअल वर्क डन बाय द एक्टिंग फोर्सेस इट मस्ट बी इक्वल टू 0। अब हमारे पास इस वक्त फोर्सेस कितनी है, हमारे पास एक फोर्स है, ठीक है, एक एक्टिंग फोर्स है, क्योंकि एक पार्टिकल है ना, एक पार्टिकल है तो हमारे पास आर भी एक है और फोर्स भी एक है। तो ये सारा का सारा वर्चुअल वर्क जो हमारा रिड्यूस हुआ है एफ डॉट डेल्टा आर इक्वल टू 0 में रिड्यूस हो गया। फोर्स एक है, पार्टिकल एक है, पार्टिकल एक है तो उस पर एक फोर्स लग रही है, एक उसकी एक्टिंग फोर्स है, एक इसका डायरेक्शन वेक्टर है। डायरेक्शन वेक्टर आपका आर है, डायरेक्शन वेक्टर में जो वर्चुअल चेंज है वो डेल्टा आर है, तो आपका वर्चुअल वर्क जो है वो एफ डॉट डेल्टा आर बन गया। अब फोर्स के हमारे के कितने कंपोनेंट्स हैं, 3 कंपोनेंट्स हैं, एफ एक्स एफ वाई और एफ जेड। इसी तरह डेल्टा आर के कितने कंपोनेंट्स हैं, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड इक्वल टू 0। जब इनका डॉट प्रोडक्ट हम ले रहे हैं तो डॉट प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू 0। यही हमारा वर्चुअल वर्क का फॉर्मूला है। अच्छा जी, जब हम ये डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आ गया वो है एफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस एफ वाई इंटू डेल्टा वाई प्लस एफ जेड इंटू डेल्टा जेड इक्वल टू 0। अब जी यहाँ से अगर आप देखो एफ एक्स यानी फोर्स के अब कॉम्पोनेंट्स हमें बताए तो नहीं गए, तो हम एज इट इज एफ एक्स को एफ एक्स ही लिखेंगे, डेल्टा एक्स एज इट इज लिख दिया, एफ वाई एज इट इज, डेल्टा वाई एज इट इज लिख दिया, एफ जेड एज इट इज लिख दिया। लेकिन डेल्टा जेड की जो मैंने पीछे वैल्यू निकाली थी वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन से, वो मैंने यहाँ पे पुट कर दी है। यानी डेल्टा जेड की बजाय अब मेरे पास ये चीज आ गई है, माइनस एक्स ओवर जेड डेल्टा एक्स माइनस वाई ओवर जेड डेल्टा वाई। ये मैंने वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन से वैल्यू निकाली थी कंस्ट्रेंट इक्वेशन की हेल्प से, और वो मैंने यहाँ पे पुट कर दी है क्योंकि मेरा डेल्टा जेड डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई पे डिपेंडेंट था। अच्छा जी, जब हम ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देते हैं और उसके बाद अगर मैं डेल्टा एक्स को कॉमन ले लूँ, मेरे पास किन टर्म में डेल्टा एक्स कॉमन आएगा, एक ये पहली टर्म है और एक ये वाली टर्म है। इन दोनों से मैं डेल्टा एक्स को कॉमन लेनी हूँ तो मेरे पास बीच में क्या आया ब्रैकेट के एफ एक्स माइनस एक्स एफ जेड ओवर जेड। इसी तरह जब मैं डेल्टा वाई को कॉमन लूंगी तो एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, जब मैं दोनों को कंसिडर करूंगी एफ वाई माइनस वाई एफ जेड ओवर जेड डेल्टा वाई इक्वल टू 0 आ गया। अब ये आप टर्म्स देखें कि इसमें डेल्टा एक्स वाली 2 टर्म्स हैं, डेल्टा एक्स में कॉमन लूंगी तो मेरे पास ये टर्म और ये टर्म है जो डेल्टा एक्स वाली है। जब मैंने कॉमन लिया तो डेल्टा एक्स कॉमन निकाला, बीच में क्या रह गया एफ एक्स माइनस एक्स एफ जेड ओवर जेड। इसी तरह डेल्टा वाई वाली में मेरे पास 2 टर्म्स हैं, एक है एफ वाई डेल्टा वाई, दूसरी है माइनस वाई ओवर जेड डेल्टा वाई। अब डेल्टा वाई यहाँ से मैं कॉमन लूंगी तो मेरे पास एफ वाई माइनस वाई एफ जेड ओवर जेड आ गया, डेल्टा वाई का कोएफिशिएंट, और ये सारा का सारा सम जो है ये इक्वल टू 0 हो गया। अब मैं कंपेयर करूंगी कोएफिशिएंट्स को। 0 को इनफैक्ट मैं लिख सकती हूँ 0 टाइम्स डेल्टा एक्स प्लस 0 टाइम्स डेल्टा वाई। मैं इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे मौजूद कोएफिशिएंट्स ऑफ डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई इनको कंपेयर कर रही हूँ। जब मैं इनको कंपेयर करूंगी तो मेरे पास एफ एक्स माइनस एक्स एफ जेड ओवर जेड इक्वल टू 0 आएगा। इसी तरह जब मैं डेल्टा वाई के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करूंगी तो मेरे पास एक और इक्वेशन आ जाएगी एफ वाई माइनस वाई एफ जेड ओवर जेड इक्वल टू 0। यानी अगर मैं इसके बाद यहाँ पे इंसर्ट करती हूँ कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स, कंपेयरिंग
कोएफिशिएंट्स। जब मैं कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करती हूँ, मैं डेल्टा एक्स के कोएफिशिएंट को कंपेयर करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एफ एक्स माइनस एक्स एफ जेड ओवर जेड इक्वल टू 0, या मेरे पास आ जाएगा एफ एक्स इक्वल टू एक्स ओवर जेड एफ जेड, या मेरे पास आ जाएगा एफ एक्स ओवर एक्स इक्वल टू एफ जेड ओवर जेड। अब ये मेरे पास एक रिलेशन आ गया एफ एक्स ओवर एक्स इक्वल टू एफ जेड ओवर जेड। उसके बाद जब मैं डेल्टा वाई के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करूंगी, डेल्टा वाई के कोएफिशिएंट्स को मैं कंपेयर करती हूँ, तो मेरे पास एफ वाई माइनस वाई ओवर जेड एफ जेड इक्वल टू 0 आ गया। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि एफ वाई इक्वल टू वाई ओवर जेड एफ जेड, और इसका मतलब ये हुआ कि एफ वाई ओवर वाई इक्वल टू एफ जेड ओवर जेड। अब एक मेरे पास ये रिलेशन है एफ वाई ओवर वाई इक्वल टू एफ जेड ओवर जेड, दूसरा मेरे पास रिलेशन जो आ गया वो एफ एक्स ओवर एक्स इक्वल टू एफ जेड ओवर जेड आ गया। अब इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो मेरे पास जो इक्वेशन बनती है वो ये है एफ एक्स ओवर एक्स इक्वल टू एफ वाई ओवर वाई इक्वल टू एफ जेड ओवर जेड। अब ये मुझे बताती है कि जो एक्टिंग फोर्स है ये ओरिजिन से पास करती है। क्यों? इसलिए कि मैं इसको लिख सकती हूँ एफ एक्स ओवर एक्स माइनस 0 एफ वाई ओवर वाई माइनस 0 एफ जेड ओवर जेड माइनस 0, और ये इक्वेशन मुझे शो करती है कि एफ एक्स एफ वाई एफ जेड ये पास कर रही हैं 0 0 0 से। ठीक है, एफ एक्स 0 से पास कर रही है, एफ वाई 0 से पास कर रही है, और एफ जेड भी 0 कंपोनेंट से पास कर रही है। तो इसका मतलब ये कि पूरी की पूरी फोर्स जो है एफ ये पास कर रही है ओरिजिन से 0 0 0 से, और हमने जो स्फीयर बनाया था और कंसिडर किया था वो भी उसका सेंटर जो था वो भी ओरिजिन पे था। तो इसका मतलब ये है कि एक्टिंग फोर्स जो है ये सेंटर ऑफ द स्फीयर से पास कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। अब जो नया हम पढ़ेंगे ये तो पुराने वाले पिछले वाले लेक्चर से रिलेटेड था ना, वर्चुअल वर्क के लेक्चर से रिलेटेड था, उसकी एग्जांपल थी। अब जो नई चीज हम पढ़ेंगे वो है डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल। ये बहुत ही मशहूर प्रिंसिपल है एनालिटिकल डायनेमिक्स का। अब इसको हम देखते हैं, इसको हम जो देखेंगे कि जी कैसे आया, कहाँ से आया। ये हम पार्टिकल वाइज जैसे हमने पहले किया था कि जी हमने एक पार्टिकल के लिए पहले चीज़ को देखा था, फिर हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए देख रहे थे, तो उसी तरह से इसको भी हम देखेंगे। आप देखें कि इसी तरह हमने वर्चुअल वर्क का भी पढ़ा था कि ये एक पार्टिकल के लिए कैसा होगा, एक कंस्ट्रेंट के लिए कैसा होगा, ज़्यादा के लिए कैसा होगा। एग्जाम्पल हमने एक कंस्ट्रेंट के लिए की, एक पार्टिकल के ऊपर एक कंस्ट्रेंट है उसके लिए हमने एग्जाम्पल की, ज़्यादा के लिए भी हो सकती है। अब डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल को भी हम इसी तरह से पढ़ेंगे कि पहले जी एक पार्टिकल को हम कंसिडर करते हैं और एक पार्टिकल के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी है? न्यूटन सेकंड लॉ है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए पार्टिकल इट कैन बी रिटन एज एफ इक्वल टू एम ए या एफ इक्वल्स टू एम आर डबल डॉट, वेयर एफ इज द फोर्स, applied force acting on the particle, r is the radius vector of the particle from the origin, from the point of reference, m is the mass of the particle। r dot का क्या मतलब है? r dot means dr by dt, derivative of r with respect to t। r double dots mean d square r by dt square, that is the double derivative of the position vector with respect to time, which is acceleration। So from here I can write f minus m r double dot equal to 0, and this minus m r double dot, it is called the force of inertia or inertial force or reacting force। So it is the same thing which we have previously mentioned that f plus r equal to 0, where f is the acting force and r is the reaction force। So instead of r we are having minus m r double dot over here। So this thing is the reacting force or the force of inertia, and this is the acting force। Sum of the acting forces and the reacting force equal to 0। So here is
an applied force, and the other is the force of inertia which is reacting the applied force, and that's why the system is in equilibrium. Thus the applied force is in equilibrium with the force of inertia. Okay, if we say that delta r is the virtual displacement of the particle, then we can mention that the sum of forces into delta r equal to 0. From where we have got this? ये हमने कहाँ से लिया है? ये प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क दोबारा से आ गया. प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क क्या है कि सम ऑफ द फोर्सेस इनटू virtual displacement sum of force into virtual displacement is equal to 0. Okay, now on one particle we are having two forces. One is the acting force F, the other is the reacting force minus mr double dot. So according to the principle of virtual work, for equilibrium we must have delta W equal to 0, or summation F dot delta R equal to 0. So if this F is the acting force minus mr double dot is the reacting force, then F dot delta R minus mr double dot delta R is equals to 0, or F minus mr double dot delta R equal to 0, and this statement is called the D'Alembert's principle in the case of a single free particle. Now we are going towards the system of n particles. हम वही काम करते हैं कि जी motion of the system of n particles लेते हैं. हम कहते हैं कि n particles हैं हमारे पास, pi I equal to 1 2 3 4 5 6 and so on up to 10 n. Then the equation of motion for these points, what it would be? It is Fi plus Ri equals to ma, because each particle has two types of force on it. This is the, remember that this is the ith particle, ये जो है ये jth पार्टिकल है. अब हर पार्टिकल पे फोर्सेस कैसी हैं याद करेंगे, हमने सारा सोचा था, पढ़ा था, देखा था. हमने कहा था कि एक तो एक्सटर्नल फोर्सेस उसके ऊपर लग रही हैं Fi, दूसरी इंटरनल फोर्सेस लग रही हैं Fij. ठीक है, अब ये जो दो किस्म की फोर्सेस हैं इसमें से हम इसको कहते थे ये एक्टिंग फोर्स है, और ये आपस में जो इनका रिएक्शन था वो था रिएक्टिंग फोर्सेस थी. Fij भी लग रही है और Fji भी लग रही है इसके ऊपर. एक पार्टिकल दूसरे के ऊपर एक्सर्ट कर रहा है, दूसरा पहले के ऊपर फोर्सेस एक्सर्ट कर रहा है. अब इन सब की वजह से इक्वेशन ऑफ मोशन इन पॉइंट्स पे क्या बनी है? इक्वेशन ऑफ मोशन बनी है mi ri डबल डॉट इक्वल टू Fi प्लस Ri, I इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन अप टू 10. ये जो है ये एक्टिंग फोर्सेस हैं, दीज आर द एक्टिंग फोर्सेस on particle Ri. These are the reacting forces and what are these? These are the inertial forces. और यहाँ से हम लेते हैं कि Fi plus Ri minus mi Ri double dot equal to 0, that the acting and reacting forces are in equilibrium with the forces of inertia. तो अब holonomic bilateral constraints के लिए हमने ये पढ़ा था कि reacting forces into delta Ri, उनका जब हम समेशन लेंगे इक्वल टू 0 आएगा. और ये इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन की बात की थी हमने कि इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन दिस थिंग होल्ड्स. ठीक है, अगर ये होल्ड करती है एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन में तो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क हमारे पास क्या बनेगा? हमारे पास टोटल फोर्सेस थी ये 3 टाइप की. ठीक है, तो हमारे पास डेल्टा W इक्वल टू 0 होना, और डेल्टा W क्या है कि सारी फोर्सेस
इनटू वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट्स। उनको उनका प्रोडक्ट लेके, डॉट प्रोडक्ट लेके उनको सम अप कर लो तो बराबर 0 आए, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में। अब हमारे पास जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो क्या है? हमारे पास है समेशन आई इक्वल टू 1 to n। फोर्स हमारे पास एक तो एफ आई ith पार्टिकल पे एक्ट कर रही है, और इसका डॉट प्रोडक्ट लें वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के साथ डेल्टा आ रहा है, ठीक है। दूसरी फोर्स हमारे पास थी ये रिएक्टिंग फोर्सेस, डेल्टा आर आई, इनका डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा डेल्टा आर आई के साथ। अच्छा, तीसरी हमारे पास आ गई इनर्शियल फोर्सेस, इनका डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा डेल्टा आर आई के साथ, और ये सारा इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अब इसका मतलब, अब हमें ये पता है जब समेशन अलग-अलग अप्लाई होगा तो क्या होगा? समेशन आई इक्वल टू 1 to n एफ आई डॉट डेल्टा आर आई प्लस समेशन आई इक्वल टू 1 to n आर आई डॉट डेल्टा आर आई प्लस समेशन आई इक्वल टू 1 to n एम आई आर आई, सॉरी माइनस समेशन आई इक्वल टू 1 to n एम आई आर आई डबल डॉट डॉट डेल्टा आर आई इक्वल टू 0। अब इसके अंदर से ये वाला फैक्टर जो है ये तो 0 है, ये हमने पहले भी देखा और निकाला था। बाकी क्या रह गया? एक ये टर्म रह गई, एक ये टर्म रह गई। इनको हम इकट्ठा कर लेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है, दिस वन, ये बराबर 0 के। और ये जो इक्वेशन है ये डीएलम्बर्ट्स प्रिंसिपल इन द केस ऑफ सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स बनती है। ये जो स्टेटमेंट है इसको हम कहते हैं कि ये डीएलम्बर्ट्स प्रिंसिपल इन द केस ऑफ सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स है। अब आप देख सकते हैं डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल एक पार्टिकल के लिए क्या था, थी तो यही चीज, लेकिन i इक्वल टू 1 के लिए थी। फॉर वन पार्टिकल इट वाज f माइनस mr, where m is the mass of the particle, r is the radius vector, dot delta r is the virtual displacement of the particle, f is the force acting on the particle, and whole is equals to 0। और n particles के लिए इसी चीज में i equal to 1 to n fi minus mi, सॉरी यहाँ पे भी r का डबल डॉट आना है क्योंकि एक्सेलरेशन है, mi डबल डॉट डॉट डेल्टा आर आई इक्वल टू 0 आएगा। कि वही चीज़ ith पार्टिकल के लिए उसी चीज़ को हर पार्टिकल के लिए लेके और उसको आपने सम अप कर देना है। तो ये आपके पास डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल फॉर द सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स आ गया। अब हम आते हैं इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन की तरफ के, ठीक है जी। आर आई पहले हमने रेडियस फैक्टर के तौर पे लिया। अब अगर हम इसको एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स में आने, क्योंकि काम जो हमने करना वो तो हमने स्पेस में ही करना, ठीक है जी। स्पेस कोऑर्डिनेट्स की तरफ हम आ जाते हैं। हम कंसिडर करते हैं आर आई को एज एक्स वाई जेड, एक्स आई वाई आई जेड आई। हम कहते हैं कि अब हमारे पास कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, आपके पास n पार्टिकल्स हैं। अब आप जनरल कोऑर्डिनेट्स की तरफ आए, सिस्टम है n पार्टिकल्स का और हमने कोई कंस्ट्रेंट उन n पार्टिकल्स पे ऐसा अप्लाई नहीं किया हुआ। अब हर पार्टिकल के जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे? हर पार्टिकल के जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स 3 होंगे, क्योंकि हर पार्टिकल अपनी जगह इंडिपेंडेंट है, ठीक है जी। कोई पार्टिकल किसी को धकेल नहीं रहा, कोई पार्टिकल किसी पे उस तरह से इन्फ्लुएंस नहीं डाल रहा, ठीक है। इंटरनल फोर्सेस तो हैं, लेकिन एज सच जो है हर पार्टिकल वो अपनी जगह मूवमेंट के लिए आज़ाद है, ठीक है। तो अब हम आते हैं जी कि हर पार्टिकल के जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे? हर पार्टिकल के 3 जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स होंगे। कौन कौन से? एक्स वाई जेड। ith पार्टिकल के जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे? 3 होंगे, एक्स आई वाई आई जेड आई। अच्छा, अगर ith पार्टिकल के इतने हैं जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, पहले पार्टिकल के जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स 3 हैं, दूसरे पार्टिकल के जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स 3 हैं, तीसरे के जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स 3 हैं, पूरे सिस्टम के जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे?
जो पूरे सिस्टम को एक्सप्लेन कर रहे हैं वो है 3n। क्यों? n पार्टिकल्स हैं, हर एक के 3-3 जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं, एक दूसरे के ऊपर उनकी इंटरडिपेंडेंस नहीं है। ठीक है, कोई एक कोऑर्डिनेट जनरलाइज कोऑर्डिनेट जो है एक पार्टिकल का वो किसी दूसरे पार्टिकल के जनरलाइज कोऑर्डिनेट को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ओवरऑल सिस्टम के जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स कितने हुए? n हुए, 3n हुए। n पार्टिकल्स हैं, हर पार्टिकल के 3 जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं, n पार्टिकल्स के 3n जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं। अच्छा जी, अब ये 3n जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स किस तरह होंगे स्पेस में? x1 y1 z1 एक पार्टिकल के 3, अगले के x2 y2 z2, उससे अगले के x3 y3 z3 और इसी तरह nth के xn yn zn, इस तरह करके ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हमारे पास बन गए। ये आ गया आपके 3n जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स जो इस पूरे सिस्टम को स्पेसिफाई कर रहे हैं, इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब इन कोऑर्डिनेट्स को हम डिनोट कैसे कर सकते हैं? हम इसको नए नाम दे देते हैं। नए नाम कैसे दिए? x1 का नाम तो x1 ही रखा, y1 का x2 रख दिया, z1 का x3 रख दिया, x2 का x4 रख दिया, y2 का x5 रख दिया, z2 का x6 रख लिया और इसी तरह करते करते हम x3n तक जाते हैं। हम कहते हैं जी ये 3n जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं जो हमारे पूरे सिस्टम को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अच्छा, अब फोर्स को देखें, फोर्स के कितने कंपोनेंट्स हैं? मैं कहती हूँ कि जी F जो है उसके कितने कंपोनेंट्स होंगे 3 डायमेंशंस में? एक पार्टिकल के लिए Fx, Fy, Fz 3 कंपोनेंट्स। ठीक है, मैं ये सिंगल पार्टिकल के लिए, पहले पार्टिकल के लिए देख रही हूँ F1x, F1y और F1z। इसी तरह दूसरे पार्टिकल के लिए जब मैं फोर्स के कंपोनेंट्स लिखूंगी तो मेरे पास क्या होंगे? F के ऊपर छोटा सा ये 2 लिख के मैंने इसका नाम दिया, Fx के ऊपर हल्का सा छोटा सा 2 लिख दिया। ये सेकंड पार्टिकल का yth फोर्स कोऑर्डिनेट है, ये फोर्स कोऑर्डिनेट z कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्स फॉर सेकंड पार्टिकल है और इसी तरह चलती जाऊंगी। और जब आखिरी nth पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगेगी उसके कितने कंपोनेंट्स होंगे? एक उसका x कंपोनेंट होगा, एक उसका y कंपोनेंट होगा और एक उसका z कंपोनेंट होगा। ठीक है जी, ये n फोर्सेस हैं, हर एक फोर्स के 3-3 कंपोनेंट्स हैं। अब हम इन सारे कंपोनेंट्स को भी, ये वो कंपोनेंट्स हैं जो कि एक पूरे सिस्टम पे अप्लाई हो रहे हैं। 3 कंपोनेंट्स हैं, 3n कंपोनेंट्स हैं फोर्सेस के। एक पार्टिकल के ऊपर फोर्स के 3 कंपोनेंट्स अप्लाई हो रहे हैं, दूसरे पार्टिकल पे फोर्स के 3 कंपोनेंट्स अप्लाई हो रहे हैं, तीसरे पार्टिकल पे जो फोर्स अप्लाई हो रही है उसके भी 3 कंपोनेंट हैं, nth पार्टिकल पे जो फोर्स अप्लाई हो रही है उसके भी 3 कंपोनेंट हैं। टोटल फोर्स के कंपोनेंट्स जो हैं वो कितने होंगे एक्टिंग फोर्सेस के? n पार्टिकल्स हैं, हर एक पे फोर्स के 3-3 कंपोनेंट्स हैं और टोटल 3n कंपोनेंट्स हैं जो कि पूरे के पूरे सिस्टम पे अप्लाई हो रहे हैं। अब ये जो 3n कंपोनेंट्स हैं एक्टिंग फोर्सेस के, उनको हम डिनोट कर देते हैं F1, F2, F3, F4, F5, F6 एंड सो ऑन, F3n तक जाएगा। इसी तरह हम कहते हैं कि रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट के लिए, अब क्योंकि x1, x2, x3 जो हैं वो इनफैक्ट x1, y1, z1 है मास m1 के लिए, इसलिए मैं कहती हूँ कि जी x1 का मास से रिलेटेड जो मास है वो m1 है, x2 से रिलेटेड मास m2 है, x3 से m3 है। तो m1, m2, m3 दरअसल एक ही पार्टिकल से रिलेटेड है क्योंकि x1, x2, x3 तीनों के तीनों एक ही पार्टिकल को एक्सप्रेस कर रहे हैं, इस वजह से m1, m2 और m3 बराबर होंगे। इसी तरह दूसरे पार्टिकल से रिलेटेड जो कोऑर्डिनेट्स, ऐसे कोऑर्डिनेट्स जो दूसरे पार्टिकल की पोजीशन को स्पेसिफाई कर रहे हैं वो कौन से हैं? x4, x5 और x6। तो x4 से रिलेटेड मास को मैंने m4 का नाम दिया, x5 से रिलेटेड मास को m5 का नाम दिया और x6 से रिलेटेड मास को मैंने m6 का नाम दिया। अब क्योंकि ये x4, x5, x6 दूसरे पार्टिकल की पोजीशन को वाज़े कर रहे हैं तो इसका मतलब कि ये तीनों जो रिस्पेक्टिव मासेस हैं वो तो उसी पार्टिकल का मास है, दूसरे पार्टिकल का मास, तो ये तीनों भी बराबर होंगे। x4 इक्वल टू x5 इक्वल टू m4 इक्वल टू m5 इक्वल टू m6 होगा और इसी तरह चलते चलते हम यहाँ पे पहुंचेंगे कि m3n-2 इक्वल टू m3n-1 इक्वल टू m3n विच इज द मास ऑफ द nth पार्टिकल, ये होगा। तो अब हम आगे आ जाते हैं डीएल नंबर्स प्रिंसिपल पे।
इसके लिहाज से डीएलम्बर्ट्स प्रिंसिपल किस तरह से एक्सप्रेस होगा? डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल जो हमारा था वो था समेशन आई इक्वल टू 1 to n एफ आई माइनस एम आई आर आई डबल डॉट इंटू डेल्टा आर आई इक्वल टू 0। अब जब हम यहाँ पे फोर्सेस के कंपोनेंट्स लगाएंगे, फोर्सेस के जो कंपोनेंट्स को मैंने नाम दिए, यहाँ पे मैसेज लगा देंगे, यहाँ पे एक्स के वो जो है कोऑर्डिनेट्स वो लगा देंगे जो हमारे पास 3n कोऑर्डिनेट्स हैं। यहाँ पे हम आर आई की बजाय एक्स आई पुट कर देंगे, तो हमारे पास अब समेशन किस में चेंज हो गया? हमारे पास समेशन आई इक्वल टू 1 से 3n में चेंज हो गया। फोर्स के 3n कंपोनेंट्स हैं वो आ जाएंगे, मासेस 3n है हमारे पास। ये और बात है कि तीन मासेस हमारे पास सेम है लेकिन 3n मासेस हैं, वो आ जाएंगे। आर आई की बजाय कंपोनेंट्स आ जाएंगे, 3n कंपोनेंट्स आ जाएंगे। डेल्टा एक्स आई की बजाय डेल्टा आर आई की बजाय डेल्टा एक्स आई आ जाएगा, और यहाँ भी आई के 3n कंपोनेंट्स हैं, और ये सारा इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर डेल्टा एक्स आई आर द कंपोनेंट्स ऑफ द वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिस्टम। तो अब ये था कि पहले हमने डीएलम्बर्ट्स प्रिंसिपल एक पार्टिकल के लिए देखा, उसके बाद फिर हमने डीएलम्बर्ट्स प्रिंसिपल n पार्टिकल सिस्टम के लिए देखा कि जी सिस्टम है उसके n पार्टिकल्स हैं तो उस पर कैसे अप्लाई होगा। उसके बाद हमने ये देखा कि डीएलम्बर्ट्स प्रिंसिपल अगर हम कोऑर्डिनेट्स में ले आए एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स में, स्पेस कोऑर्डिनेट्स में, तो वो कैसे होगा। उसके बाद एक एग्जांपल आ जाती है, दो पार्टिकल्स हैं, एग्जांपल में पहले पढ़ के सुना देती हूँ, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगी। टू पार्टिकल्स ऑफ masses m1 and m2 आर लोकेटेड ऑन ए फ्रिक्शनलेस डबल इंक्लाइन and connected by an extensible massless string passing over a smooth peg. Use the principle of virtual work to show that for equilibrium we must have sin alpha 1 equal over sin alpha 2 equal to m2 over m1, where alpha 1 and alpha 2 are angles of incline. Also use D'Alembert's principle to describe the motion of the particles. अब जी हमारे पास सिचुएशन क्या बनी, पहले तो हम इस पे आते हैं। अब उसने कहा क्या, उसने कहा दो पार्टिकल्स हैं m1 और m2 मासेस हैं उनके, वो एक डबल इंक्लाइन पे लोकेट हैं, और ये जो डबल इंक्लाइन है ये फ्रिक्शनलेस है, यानी इसके ऊपर कोई फ्रिक्शन नहीं अप्लाई हो रही, और उनके दरमियान एक एक्सटेंसिबल मासलेस स्ट्रिंग है। अच्छा जी, उनके दरमियान एक इनएक्सटेंसिबल मासलेस स्ट्रिंग है, यानी ऐसी स्ट्रिंग जो कि एक्सटेंड नहीं हो सकती। ठीक है, दो पार्टिकल हैं, उनके मासेस क्या हैं m1 और m2, वो एक फ्रिक्शनलेस डबल इंक्लाइन प्लेन पे हैं, मौजूद हैं। उनके दरमियान एक मासलेस स्ट्रिंग है, यानी बहुत ही हल्की सी स्ट्रिंग है, ठीक है, जो इनएक्सटेंसिबल है, जो उससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं हो सकती, उससे ज़्यादा खींच नहीं सकती, और ये स्ट्रिंग जो है ये एक स्मूथ पैग के ऊपर से पास कर रही है। ठीक है, एक छोटी सी पैग लगाई है, उसके ऊपर से ये पास कर रही है। अब हमने प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क लेना है और शो करना है कि अगर तो ये सारा का सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो साइन अल्फा 1 ओवर साइन अल्फा 2 बराबर होता है m2 ओवर m1 के, वेयर अल्फा 1 और अल्फा 2 ये एंगल्स ऑफ इंक्लाइन है, इंक्लाइन प्लेन के एंगल्स हैं। सेकेंडली ये कि डीएलम्बर्ट्स प्रिंसिपल यूज करना है और डिस्क्राइब करना है मोशन ऑफ पार्टिकल को। अच्छा जी, अब ये एग्जांपल में यहाँ पे लिखी नहीं हुई, मैं खुद कराऊंगी। सोल्यूशन इसका लेते हैं। सबसे पहले तो इस पे हम सिचुएशन बना लेते हैं कि है क्या। हमारे पास यहाँ पे दो इंक्लाइंस हैं, ठीक है, दो इंक्लाइन प्लेन्स हैं, और इसके ऊपर दो मासेस हैं। ये एक मास है, जरा बड़ा बना लेते हैं इसको, ये एक मास है, ठीक है, ये दूसरा। इस मास का नाम हम m1 रख देते हैं, इसका नाम हम m2 रखते हैं, और यहाँ पे एक पैग लगा हुआ है, उसके ऊपर से एक स्ट्रिंग गुजर रही है, मासलेस स्ट्रिंग है, जो इससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं हो सकती, जो पूरी खिंची हुई है। ये मेरे से तो टेढ़ी मेढ़ी लाइन बन रही है, लेकिन है ये स्ट्रेट लाइन। अच्छा,
ये एक स्ट्रिंग है जो इस पेग के ऊपर से गुजर रही है और ये इससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं हो सकती। और ये जो मास जिस इंक्लाइन प्लेन पे है m1 जिस पे है वो ज़मीन से अल्फ़ा 1 एंगल बना रहा है और जिस इंक्लाइन पे m2 है उसकी इंक्लिनेशन अल्फ़ा 2 है। इंक्लिनेशन क्या होता है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस से जो भी उसका एंगल बन रहा वो है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, एक तो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क यूज़ करना है और वहाँ से निकालना है कि जी अगर ये इक्विलिब्रियम में हो तो फिर रिलेशनशिप स्पेशल उसने बताया हुआ है, पूछा हुआ है, वो निकालना। और सेकेंडली हमने क्या करना है कि डीएलम्बर्ट्स प्रिंसिपल यूज़ करना और वहाँ से हमने निकालना है कि जी इन मासेस की मोशन क्या होगी। हम अगर मास को देखें और कोई फोर्स तो इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रही, और तो कोई फोर्स इस पे अप्लाई नहीं हो रही। मास 1 को अगर हम देखें तो मास 1 पे जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो कौन सी होगी? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ही अप्लाई हो रही है, यानी इसका कोई ना कोई इस मास का वेट तो होगा ना। वो क्या होगा वेट? m1g। अब यहाँ पे g इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी तरह मास 2 का भी कोई ना कोई वेट होगा, वो क्या होगा? m2g। अब वो जाहिर है ये जो वेट होगा ये इसकी डायरेक्शन भी है और डायरेक्शन टुवर्ड्स द अर्थ है, ठीक है जी, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, इनके अर्थ की तरफ है। तो अब इसलिए ये जो जी है बतौर वेक्टर मैंने यूज़ किया। अब इसका मतलब ये कि मास 1 पे जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो क्या है? सबसे पहले बल्कि हम ये लेके आते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क हमारे पास क्या था। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क हमारे पास था डेल्टा W इज समेशन I इक्वल टू 1 to n Fi डॉट डेल्टा RI, ठीक है जी। अब हम कहते हैं, हम अज्यूम करते हैं, अज्यूम डेट R1 इज पोजीशन ऑफ M1, ठीक है, M1 की पोजीशन हम R1 अज्यूम करते हैं। R2 इज पोजीशन ऑफ द सेकेंड मास, ठीक है। अल्फा 1 इज द इंक्लिनेशन ऑफ द फॉर द फर्स्ट मास, अल्फा 2 इज द इंक्लिनेशन ऑफ मास 2, ये उसने हमें बता दिया हुआ है। अभी हमने प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क लगाना है, उसके लिए हमें Fi और Ri चाहिए। हम कहते हैं कि जी मास 1 से रिलेटेड जो पोजीशन है वो R1 है, मास 2 से रिलेटेड जो पोजीशन है वो R2 है। इसी तरह F1 इज फोर्स एक्टिंग ऑन M1। F1 वो फोर्स है जो M1 पे एक्ट हो रही है, वो क्या है? M1g। इसी तरह F2 इज फोर्स एक्टिंग ऑन मास 2 M2 और ये है M2g। इसको हम पहले वाले को, ये F1 है और दूसरा वाला F2 है, ठीक है जी। अब ये देखें कि फोर्स का, आप देखो कि ये वर्टिकल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कोई नहीं है। कंपोनेंट वाइज अगर हम देखें तो हमारी F1 क्या है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 है, वर्टिकल कंपोनेंट M1g है। इसी तरह F2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 है, वर्टिकल कंपोनेंट M2g होगा, ठीक है जी। ये हमारे पास क्लियर हो गया। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क अगर हम लगाएं तो हमारे पास अब क्योंकि दो मासेस हैं, दो पोजीशंस हैं, दो पार्टिकल्स हैं, दो पोजीशंस हैं, दो फोर्सेस हैं, उसकी तरफ रिड्यूस हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क हमें ये कहता है कि अगर आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो तो आपका ये डेल्टा W इक्वल टू 0 होना चाहिए। हमारे पास दो मासेस हैं, उनका सिस्टम है और ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इसका क्या मतलब है? सो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क गिव्स, ये हमें क्या देता है? ये हमें देता है
समेशन आई इक्वल टू 1 to 2 एफ आई डॉट डेल्टा आर आई इक्वल टू 0, या हम इसको कह सकते हैं F1 डॉट डेल्टा R1 प्लस F2 डॉट डेल्टा R2 इक्वल टू 0। अच्छा जी, अब F1 डॉट डेल्टा R1 क्या होगा? हमने ये देखा कि फोर्स का जो हमारा कंपोनेंट है वो तो हमें नजर आ गया, फोर्स के दोनों कंपोनेंट्स का हमें पता चल गया। अब ये डेल्टा R1 क्या होगा? ये क्या भला है? ये जो चेंज है पोजीशन ऑफ M1 में, जो मास जहाँ पे भी लोकेट है, हम कहते हैं अगर ये मास P1 पे लोकेट है और M2 मास जो है वो P2 पे लोकेट है, तो P1 का डायरेक्शन वेक्टर है R1। लेट अस से ये ओरिजिन है, ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, इससे हम देख रहे हैं कि जी P1 का जो लोकेशन है ओरिजिन के लिहाज से डायरेक्शन वेक्टर वो है R1, और इसी तरह P2 का जो डायरेक्शन वेक्टर है ओरिजिन के लिहाज से वो है R2। P1 के डायरेक्शन वेक्टर में जो पॉसिबल चेंज है वो क्या हो सकती है? जाहिर है आप ये देखो कि M1 जो है वो किधर को खिसक सकता है। स्ट्रिंग जो है वो इससे ज्यादा एक्सटेंड नहीं हो सकती। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है कि M1 इधर को एक वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट देते हैं, इसी तरह M2 की वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा से ज्यादा क्या मुमकिन है? इधर को हो सकती है, उसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकती। M1 की वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इधर को हो सकती है, M2 की ज्यादा से ज्यादा वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इधर को हो सकती है। ठीक है, पॉसिबल वेलोसिटी के साथ ही ना M1 इधर को खींच सकता है, M2 इधर को खींच सकता है। अच्छा, अगर M1 इधर को खींच सकता है तो इस लाइन की, ये जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट की लाइन है डेल्टा R1 की, और ये जो हमारे पास फोर्स की लाइन है F1, इनके दरमियान एंगल क्या बन रहा है? F1 डॉट डेल्टा R1। ये हमारे पास आएगा A डॉट B क्या होता है? सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, वेक्टर A का मैग्नीट्यूड, वेक्टर B का मैग्नीट्यूड, कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन A एंड B, कॉस ऑफ अल्फा वेयर अल्फा इज एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B। इसी तरह F1 डॉट डेल्टा R1 क्या होगा? F1 और डेल्टा R1 के दरमियान एंगल क्या बन रहा है? तो यहाँ पे आ जाएगा F1 का मैग्नीट्यूड, डेल्टा R1 का मैग्नीट्यूड और कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन F1 एंड डेल्टा R1। और वो एंगल क्या है? ये वाला एंगल। ये अगर अल्फा 1 ये है, F1 जाहिर है हॉरिजॉन्टल, वो जो हॉरिजॉन्टल जो प्लेन है जिसके ऊपर ये इंक्लिनेशन है उसका वर्टिकल होगा। F1 वर्टिकल कंपोनेंट है और ये अल्फा 1 है। ये आप देखो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, ये वाली। एक एंगल अल्फा 1 है, ये एंगल इसका 90 डिग्रीज है। ये क्या हो गया? ये 90 माइनस अल्फा 1 हो गया। इसी तरह दूसरे कंपोनेंट को खोलेंगे, F2 का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, डेल्टा R2 का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट, पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट है, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, ये जो हो सकती है, ये क्या हो सकती है? नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, ये जो हो सकती है, ये इसका और इसका जो एंगल है वो आएगा। अब ये भी आप देखो राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एक एंगल अल्फा 2 है, तो ये जो दूसरा एंगल 90 डिग्रीज है, तो तीसरा क्या होगा? कॉस 90 डिग्रीज माइनस अल्फा 2 इक्वल टू 0। अच्छा जी, F1 का मैग्नीट्यूड क्या है? M1 जी। डेल्टा R1 का मैग्नीट्यूड क्या है? वो हम डेल्टा R1 ही लिख देते हैं क्योंकि हमें नहीं पता इसका मैग्नीट्यूड क्या है। कॉस 90 माइनस अल्फा 1, ये किसके बराबर होता है? खोल के देखते हैं जी। कॉस 90 डिग्रीज माइनस अल्फा 1, ये बराबर है कॉस 90 डिग्रीज कॉस अल्फा 1 माइनस साइन 90 डिग्रीज साइन अल्फा 1। और ये आपके पास आएगा कॉस 90 डिग्री 0 होता है प्लस साइन 90 डिग्री 1 होता है साइन अल्फा 1 के।
अच्छा जी, यहाँ पे आ जाएगा साइन अल्फा 1। इसी तरह जब हम इसको खोलेंगे तो हमारे पास आएगा दूसरा कंपोनेंट m2g डेल्टा r2 साइन अल्फा 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ एक और चीज यूज होगी, हमें ये पता है कि अगर तो डेल्टा r1 इस रुख पे हुआ तो डेल्टा r2 ऊपर होगा, क्योंकि स्ट्रिंग हमारी इनएक्सटेंसिबल है ना। तो हमें ये पता है कि कोई भी चेंज, वर्चुअल चेंज आएगा दोनों r1 और r2 में, तो वो जो वर्चुअल चेंजेस होंगी उनका सम 0 होगा, क्योंकि स्ट्रिंग तो और खींच नहीं सकती, स्ट्रिंग तो वैसे ही रहेगी। यहाँ तो अगर एक मास थोड़ा सा नीचे की तरफ आता है, दूसरा ऊपर इधर से हो जाएगा। अगर दूसरे की तरफ हुआ है, दूसरा थोड़ा सा नीचे होगा तो पहला थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। यही हो सकता है ना वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट में, एक थोड़ा सा स्लिप होगा, दूसरा ऊपर की तरफ आ जाएगा, दूसरा वाला इधर को स्लिप हुआ तो पहला इधर को हो जाएगा। इससे ज्यादा वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट तो मुमकिन ही नहीं है। तो इसका मतलब ये कि वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट्स जो दोनों मासेस के अंदर हुई उनका सम जो है वो 0 हो सकता। अब हमारे पास ये आ गया, और अब आगे चलते हैं कि अब हमारे पास जो दो आ गई जी इक्वेशंस, वो क्या थी? वो हमारे पास थी m1g डेल्टा r1 साइन अल्फा 1 प्लस m2g डेल्टा r2 साइन अल्फा 2 इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन हमारे पास आ गई डेल्टा r1 प्लस डेल्टा r2 इक्वल टू 0। और यहाँ से हमारे पास डेल्टा r1 और डेल्टा r2 के दरमियान रिलेशन आ गया कि डेल्टा r2 इक्वल टू माइनस डेल्टा r1। इसको हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, हमारे पास आ जाएगा जी m1g डेल्टा r1 साइन अल्फा 1 माइनस m2g डेल्टा r1 साइन अल्फा 2 इक्वल टू 0। और यहाँ से अगर हम डेल्टा r1 कॉमन निकालते हैं तो हमारे पास m1, बल्कि g भी कॉमन निकल सकता है, m1 साइन अल्फा 1 माइनस m2 साइन अल्फा 2 इक्वल टू 0 आ गया। क्योंकि डेल्टा r1 नॉन जीरो अज्यूम किया हुआ है, g नॉन जीरो अज्यूम किया हुआ है, तो हमारे पास रिलेशनशिप आ गया m1 साइन अल्फा 1 इक्वल टू m2 साइन अल्फा 2। यहाँ से मेरे पास आ गया जी साइन अल्फा 1 ओवर साइन अल्फा 2 इज इक्वल टू m2 ओवर m1, which was the required relation। ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिलेशन था, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है कि डी-एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल यूज करना है, और डी-एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल यूज करके हमने मोशन ऑफ द सिस्टम को डिस्कस करना है। तो अब जी डी-एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल हमारे पास क्या है उसी सिस्टम के लिए? उस सिस्टम के लिए जब हम डी-एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल यूज करेंगे तो जाहिर है हम फिर जनरल फॉर्म पहले यूज कर लेते हैं। हमारे पास डी-एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल क्या बनेगा? डी-एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल फॉर दिस सिस्टम, और ये सिस्टम किस पे बेस्ड है? सिस्टम दो पार्टिकल्स का है ऑफ मासेस m1 एंड m2, ठीक है। अब ये डी-एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल इन दो मासेस के लिए क्या बनेगा? समेशन i इक्वल टू 1 to 2 fi माइनस mri डबल डॉट इंटू डेल्टा ri, इसका डॉट प्रोडक्ट लें, इक्वल टू 0, ठीक है। जब हम i को वेरी कराएंगे तो मेरे पास आ गया f1 माइनस m1 r1 डबल डॉट इंटू डेल्टा r1 प्लस f2 माइनस m2 r2 डबल डॉट डॉट डेल्टा r2, ये वेक्टर के निशान जरूर लगाने, इक्वल टू 0, क्योंकि अगर आप वेक्टर के निशान नहीं लगाएंगे तो कुछ गलत भी हो सकता। अच्छा जी, अब f1 की बजाय मेरे पास f1 की वैल्यूज हैं,
और इसी तरह r1 डबल डॉट, उसकी बजाय मेरे पास डायरेक्टली आ जाएगा, वैल्यूज आ जाएंगी। अब मुझे ये पता है कि यहाँ से जब मैं फोर्स का डॉट प्रोडक्ट लेती हूँ डेल्टा r1 के साथ, बल्कि मैं डायरेक्टली लिख लेती हूँ F1 डॉट डेल्टा r1 आ गया प्लस F2 डॉट डेल्टा r2 आ गया यहाँ पे मेरे पास, माइनस M1 r1 डबल डॉट डेल्टा r1, इसका प्रोडक्ट आ जाएगा, माइनस M2 r2 डबल डॉट डॉट डेल्टा r2 आ गया, इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसी इक्वेशन को। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, मेरे पास आ गया जी F1 डॉट डेल्टा r1, ये मैं दोबारा लिख रही हूँ, F1 डॉट डेल्टा r1 एक ये आ गया था, दूसरा मेरे पास F2 डॉट डेल्टा r2 आ गया था, तीसरा मेरे पास M1 r1 डबल डॉट डॉट डेल्टा r1 आ गया, रियल नंबर्स प्रिंसिपल तीसरी टर्म, चौथी टर्म मेरे पास M2 r2 डबल डॉट डॉट डेल्टा r2 आ गया, इट इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से F1 डॉट डेल्टा r1 प्लस F2 डॉट डेल्टा r2 वो हमने निकाला हुआ है, वो हमें पता है कि क्या है, वो हमने जब ये अभी सॉल्व किया वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट वर्चुअल वर्क वाला, तब हमने निकाला था। यहाँ से हमारे पास की F1 डॉट डेल्टा r1 की वैल्यू आ जाती है M1 g साइन अल्फा 1, और F2 डॉट डेल्टा r2 हमें ये पता है कि डेल्टा r1 प्लस डेल्टा r2 इक्वल टू 0 होता है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है M2g साइन अल्फा 2, अब माइनस M1 एज इट इज r1 डबल डॉट डॉट डेल्टा r1, r1 की एक्सेलरेशन डॉट डेल्टा r1 आ गया। अब यहाँ से r1 डॉट डबल डॉट डॉट डेल्टा r1 जो है वो क्या बनेगा, r1 डबल डॉट, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है देखें एक पोजीशन वेक्टर ये है, ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर उसका क्या होगा, पोजीशन वेक्टर में जो चेंज आ रहा है वो वेलोसिटी, वेलोसिटी में जो चेंज आएगा वो अलोंग द पोजीशन वेक्टर होगा, ठीक है। टाइम डेरिवेटिव जब हम पोजीशन वेक्टर का लेंगे ये वेलोसिटी कंपोनेंट आ जाएगा, वेलोसिटी कंपोनेंट के बाद एक्सेलरेशन और पोजीशन वेक्टर उसका डॉट प्रोडक्ट आप लेंगे तो दरमियान में cos 90 डिग्रीज cos 0 डिग्रीज आएगा, क्योंकि ये इसी तरह से होगी, एक्सेलरेशन जो है इट इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, ठीक है, ये एक्सेलरेशन है, ये वेलोसिटी वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर था। तो r1 डबल डॉट और डेल्टा r1 जो है वो सेम डायरेक्शन में होंगे, इसलिए इनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो वही निकलेगा, माइनस M2 r2 डबल डॉट और डेल्टा r2 सेम डायरेक्शन में होंगे, डॉट प्रोडक्ट वही चीज देगा, उनके जस्ट मैग्नीट्यूड्स होंगे और कुछ भी नहीं होगा। अब यहाँ से हमें जो चीजें पता हैं, तो यहाँ पे आएगा डेल्टा r1 और यहाँ पे आएगा डेल्टा r2। हमें ये पता है कि क्योंकि स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है तो डेल्टा r1 प्लस डेल्टा r2 इक्वल टू 0 होगा, सो डेल्टा r1 और डेल्टा r2 के दरमियान रिलेशनशिप ये वाला होगा। इसी तरह जब मूवमेंट होगी और एक्सेलरेशंस बनेंगी, मूवमेंट होगी तो r1 प्लस r2 वो भी 0 होगा, चेंज जो डिस्प्लेसमेंट होगी, जो भी चेंज आया दोनों के दोनों मासेस की पोजीशन में, उनका सम भी 0 होगा। क्यों, एक मास जितना नीचे की तरफ आएगा दूसरा उतना ही ऊपर की तरफ जाएगा, तो चेंज भी 0 होगा। अगर ये चेंज 0 होगा तो इसका मतलब ये है कि वेलोसिटीज के अंदर चेंज, पोजीशंस का सम जो है वो 0 होगा, तो वेलोसिटीज का सम भी 0 होगा, सॉरी पोजीशंस का सम जो है वो कांस्टेंट होगा। जब पोजीशन का सम कांस्टेंट होगा तो वेलोसिटीज का सम 0 होगा, वेलोसिटीज का सम 0 होगा तो एक्सेलरेशन यहाँ से जब आप निकालेंगे
फिर दोबारा टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो वो भी 0 होगा। जब ये जीरोस होंगे तो हमारे पास, जब मैं ये वैल्यूज इसमें पुट करूंगी इस वाली इक्वेशन में, तो ये मेरे पास आएगा m1g साइन अल्फा 1 माइनस m2g साइन अल्फा 2 माइनस m1 r1 डबल डॉट डेल्टा r1 माइनस m2 r2 की बजाय मेरे पास माइनस r1 डबल डॉट आएगा और डेल्टा r2 की बजाय डेल्टा r1 विद नेगेटिव साइन आएगा। इट इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से मेरे पास आ गया जी कि अगर मैं r1 डबल डॉट लूं, डेल्टा r1 और डेल्टा r2 एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए। यहाँ पे भी डेल्टा r1 मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे भी डेल्टा r1 मल्टीप्लाई हो रहा है। ये मैंने ये वाला रिलेशन यूज किया और ये वाला रिलेशन यूज किया, ठीक है जी। r1 डबल डॉट इंटू m1 प्लस m2 इंटू डेल्टा r1 इक्वल टू, ये सारी चीजें मैं एक तरफ रख ली हैं और बाकी जो है वो दूसरी तरफ ले जा रही हूँ, m1g साइन अल्फा 1 माइनस m2g साइन अल्फा 2 इंटू डेल्टा r1 आ गया। अब ये डेल्टा r1 और ये डेल्टा r1 कैंसिल आउट हो गए, रह क्या गया r1 डबल डॉट इक्वल टू m1g साइन अल्फा 1 माइनस m2g साइन अल्फा 2 ओवर m1 प्लस m2। अब हमें ये पता है कि m1 भी कांस्टेंट है, m2 भी कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है, अल्फा 1 भी कांस्टेंट है, अल्फा 2 भी कांस्टेंट है। तो ये r1 डबल डॉट ये कुछ कांस्टेंट ही होगा। और अगर ये r1 डबल डॉट कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये है कि r2 डबल डॉट भी कांस्टेंट होगा। का मतलब ये है कि दोनों मासेस जैसे भी मूव करें उनकी एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट होगी और ये हमें डी अल्बर्ट प्रिंसिपल ने बताया। उसके अलावा ये है कि ये कांस्टेंट जो है वो माइनस r1 डबल डॉट के बराबर होगा। इसके अलावा हमने ये देखा कि अगर r2 ऊपर की तरफ जाएगा तो r1 नीचे की तरफ जाएगा, r1 ऊपर की तरफ जाएगा तो r2 नीचे की तरफ जाएगा। तो दोनों एक्सेलरेशन एक दूसरे से रिलेटेड हैं और दोनों कांस्टेंट्स हैं। इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे। अभी इस लेक्चर के अंदर आपने डी एल्बर्ट्स प्रिंसिपल और प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क की कुछ एप्लीकेशंस देखी हैं। अगले लेक्चर में हम कुछ नई चीज़ें पढ़ेंगे। थैंक यू।